हेलो एवरीवन। आज हम करंट अफेयर के एक और सेट के साथ स्टार्ट लेते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि जो की रेगुलेशंस हैं जो सोशल मीडिया यूसेज को गवर्न करते हैं उनके बारे में। इसी तरह से जो जॉइंट डॉक्ट्रिन है फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, प्रोजेक्ट आरोहण, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 और एक्सरसाइज अचूक प्रहार 2025। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ले रहे हैं यहाँ पे सोशल मीडिया यूसेज से। गाइस, एक्चुअली रिसेंटली क्या हुआ कि जो कई तरह के केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर बहुत बहुत प्रकार के ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कई प्रकार के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देने के बाद वो अपनी फ्री स्पीच को मोनेटाइज कर रहे हैं, जो एक आपका अधिकार है फ्री स्पीच का। अगर आप आर्टिकल 19 को पढ़ें तो उसमें वहाँ पे आपको फ्री स्पीच के बारे में वहाँ पढ़ने को मिलेगा। लेकिन वहाँ पर वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उसको मोनेटाइज करते हैं, उनको उस चीज़ का यानी कि पेमेंट मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी सोसाइटी के अंदर जो वो कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं उनका वो स्टिग्मेटाइज कर देते हैं कई चीज़ों को, और कई ऐसे मुद्दों को जिन मुद्दों को भारत सरकार काफ़ी लंबे समय से ठीक करने की कोशिश कर रही है, उन मुद्दों को वो अगेन कहीं ना कहीं एक सरकार के द्वारा किए जाने वाले जो प्रयास हैं उनको वो कहीं ना कहीं एक बिगाड़ देते हैं। तो आपको इसमें याद रखना है कि अभी रिसेंटली हमें वो उस मुद्दे पे तो नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये पता हो कि सोशल मीडिया यूसेज को लेकर कौन कौन से इंडिया में लॉज हैं। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन जो एक्ट है 20 यानी कि 2000 का, जो आईटी एक्ट है 2000 का, वो एक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है इसको रेगुलेट करता है। उसका जो सेक्शन है यानी कि इस एक्ट का जो ये सेक्शन है, सेक्शन 79(1), आपको याद नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ ये आपकी एक जनरल अवेयरनेस के लिए आप न्यूज़ इसको समझें। जो इसका सेक्शन 79(1) है वो क्या बोलता है यहाँ पे, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन टू द इंटरमीडिएरीज। कई बार ये जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने एक फेक न्यूज़ को फैला दिया, और वो फैलाया उसने ट्विटर, जिसे एक्स कहा जाता है, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या कोई और भी जो हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। बट ये सभी प्लेटफॉर्म्स ये बोलते हैं कि हम लोग तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं, हम कंटेंट को ना तो मॉडिफाई कर रहे हैं, ना ही कंटेंट को हम किसी प्रकार से चेक कर रहे हैं। लोग यहाँ पर आके रजिस्टर करते हैं, कंटेंट को अपलोड करते हैं और हम दुनिया को वो कंटेंट दिखा रहे हैं। सो दैट इज़ वाई वी आर द इंटरमीडिएरीज, यानी कि हम तो एक मध्य में बैठे हुए व्यक्ति हैं। तो इनके लिए ना ये जो एक्ट है वो सेफ हार्बर एक प्रोटेक्शन एक्ट देता है इनको। दैट मीन्स इनकी सेफ्टी के लिए ये एक्ट यहाँ पर बनाया गया था। लेकिन साथ ही साथ इन एक्ट्स जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी यहाँ पर बनती है कि आपको न्यूट्रलिटी बनाकर रखनी होगी। ये नहीं कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ अगर कोई कंटेंट है आप उसको प्रमोट कर रहे हैं ताकि इस देश के अंदर किसी प्रकार की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स बन जाएं, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए आपको बस ये थोड़ा सा आइडिया रखना है, या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आप जनरली अवेयर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से एक सेक्शन 69A है आईटी एक्ट का 2000 का, जिसमें गवर्नमेंट के पास ये पावर है, अथॉरिटी है टू ब्लॉक द ऑनलाइन कंटेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी। भारत की जो संप्रभुता है, अखंडता है, और जो यहाँ पर सिक्योरिटी है, डिफेंस है, फॉरेन रिलेशंस, इवन पब्लिक ऑर्डर, और लोगों के बीच में कोई किसी प्रकार को लेके इंसाइटमेंट जो है ना, इंसाइट के लोगों को ना भड़काया जा सके, कोई भी ऐसे कंटेंट को रोकने का एक अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलती है अंडर दी सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट। ये आपको याद होना चाहिए, सेक्शन इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए, और जो डिजिटल मीडिया एथिक्स हैं उनके लिए 2021 के अंदर रूल्स बनाए गए थे, जिसके तहत यहाँ पर जो कंटेंट है वो सेफ हो और वो किसी भी प्रकार से कानून को, मतलब कानून के दायरे में रहकर ही बातें रखी जा रही हो जहाँ पर, और कानून की उल्लंघना ना करने वाला कंटेंट हो, इसके बारे में यहाँ बताई गई थी। और साथ ही साथ जो कॉपीराइट है, डेफेमेशन है, नेशनल सिक्योरिटी, इनसे संबंधित भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी गाइडलाइंस आई थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए, सिर्फ आपको बताओ रूल्स आए थे 2021 में, जिनको बाद में हमने 23 में अमेंड कर दिया था। इसके अंदर क्या था कि यदि कोई ऐसा मिसलीडिंग कंटेंट कोई क्रिएटर, कोई भी पर्सन है आप इन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड करता है जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जाकर कई बातें कर रहे हो और उसकी बदनामी की जा रही हो, और मिसलीडिंग कंटेंट हो मेनली, तो यानी कि जो सच नहीं है, भ्रामक जो एक तथ्य हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में फैलाए जा रहे हो, उनके ऊपर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोक लगा सकती है। तो हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर मतलब अभी केस वहाँ पे ऑनगोइंग है, हमें उसमें नहीं जाना है फिलहाल। आपको सिर्फ उतना पता होना चाहिए कि
जो सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट वो क्या एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके अलावा जो श्रेया सिंघल है वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके अंदर हुआ क्या था कि एक इसी एक्ट का जो आईटी एक्ट 2000 है, इसका एक सेक्शन था 66A। इसके अंदर क्या हुआ था गाइस, यहाँ पर ना मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप ये एक केस हुआ था एक्चुअली महाराष्ट्र के अंदर, एक वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध एक पॉलिटिशियन थे, उनकी डेथ हो गई। तो दो स्टूडेंट्स जो हैं आपस में फेसबुक पर उनकी डेथ को लेकर आपस में वो बातचीत कर रही थी। वो जो पब्लिक प्लेटफॉर्म से फेसबुक वगैरह, तो जो उनके फॉलोअर्स थे पॉलिटिशियन के, उन लोगों ने तोड़फोड़ करनी स्टार्ट की थी उन स्टूडेंट्स के घर के आसपास। तो बाद में ये केस वहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके तहत यहाँ पर ये तय किया गया था कि यदि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको बोलने की आज़ादी है, आप ये नहीं कि कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर क्या कह सकता है क्या नहीं, आप वहाँ पे ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे कि देश में दंगे भड़क जाएं, ऐसी बात आप नहीं कह सकते वहाँ पर। या फॉरेन जो फ्रेंडली रिलेशन है जिन देशों के साथ हमारे, वो संबंध हमारे ख़राब होते हैं, ऐसी बातें आप बड़े लेवल पर इस तरह की नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का ना बैकग्राउंड था, सिर्फ आपको ये पता होना ज़रूरी है। श्रेया सिंघल जो केस हुआ था ये, इसके अंदर क्या हुआ था कि जो इस एक्ट का आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 66A, इसको हटा दिया गया था यहाँ पर, तो स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि आप किसी व्यक्ति के बारे में अगर कुछ अपना क्रिटिसिज्म कर रहे हो, किसी के ऊपर सटायर है, कोई आप किसी से अपनी जो डिसेंट यानी कि उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप के बोलने पर रोक लगा दी जाएगी। आप ये बातें अपनी कर सकते हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही क्यों ना हो। तो इसीलिए इसको उस समय पर इसका जो अंदर यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई थी काफ़ी वेग थी, इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को हटा दिया था। क्योंकि इसके अंदर ये बताया गया था कि अगर आप ऑफेंसिव, फॉल्स या ऑब्जेक्शनेबल इंफॉर्मेशन वाया कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू भेज रहे हो तो आपको 3 साल की सजा हो सकती थी। इसको फिर बाद में हटा दिया गया था। इसी तरह से ये केस भी आपने याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ नोन एज दी केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इसके अंदर गाइज ये बताया गया था कि जो आपका प्राइवेसी है, आपके फ़ोन का जो कंटेंट है, आपके लैपटॉप के अंदर जो कंटेंट है, ये आपकी प्राइवेसी है और ये आपके जो राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21 विच इज़ एनश्राइंड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपकी राइट टू प्राइवेसी पार्ट है किसका, राइट टू लाइफ का। तो दैट मीन्स जब राइट टू लाइफ हमारा फंडामेंटल राइट है तो इसका मतलब राइट टू प्राइवेसी भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो आपको ये पूछेगा दैट केएस पुत्तुस्वामी केस के अंदर यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ, तो आपने कहना है राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। और इसी के बाद ही जो सरकार है उसने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इसको ध्यान में रखते हुए ये पास किया था, विच इज नोन एज दी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। और इसके तहत ही व्हाट्सएप ने जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी है या आधार डेटा से जुड़े हुए जो नॉर्म्स हैं उनको बाद में रेगुलेट किया गया था। तो आपको ये ना जो मेन केसेस है मैंने आपको बताया, जैसे श्रेया सिंघल केस 66A से जुड़ा हुआ, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, और केएस पुत्तुस्वामी जहाँ पे राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के तहत। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं न्यूज़ है, CDS रिलीज 3 जॉइंट डॉक्ट्रिन्स फॉर दी आर्म फोर्सेस। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे CDS हैं, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उनकी बात हो रही है अभी, ये इन्होंने अभी 3 जॉइंट डॉक्ट्रिन यहाँ पर एक रिलीज की है। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कि एक प्रकार के हमारी जो रणनीति है, हमारे जो एक तय कर चुके हम जो एक नीति है, उसके बारे यहाँ पर बात हो रही है कि हम लोग यहाँ पर जो हमारी पैरा स्पेशल फोर्सेस हैं आर्मी की, उनको, इसी तरह से जो हमारी नेवी की हैं मार्कोस कौन होते हैं, मैरीन कमांडो, और यहाँ पे गरुड़ कमांडो फोर्सेस जो हैं IAF की, IAF क्या है, दैट्स दी इंडियन एयरफोर्स। इन तीनों की जो यहाँ पर ये तीनों हैं, इनको हमने इकट्ठे जॉइंट ट्रेनिंग करवानी है, ताकि कोई भी अगर अनफोर्सीन सिचुएशन इनके सामने आती है, चाहे वो साइबर वॉरफेयर है, फिजिकल वॉरफेयर है, कहीं पर रात को युद्ध लड़ना है, कहीं इस तरह से इन लोगों की हमने ट्रेनिंग करवानी है। तो इकट्ठे ट्रेनिंग इनकी करवानी है। ये जॉइंट डॉक्ट्रिन है स्पेशल फोर्सेस के लिए। और इसके तहत ये भी बताया गया है कि इसके लिए एक हम यहाँ पर जैसे यूनिवर्सिटी ओपन करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं, तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी ओपन अप करेंगे। तो कोई खास वैसा नहीं है एग्जाम में आए जो, आपको सिर्फ इतना पता हो दैट हमारे पास आज हमें टेक्नोलॉजिकली इनको इम्प्रूव करना है इन फोर्सेस को,
और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए तैयार रखना है, चाहे वो लैंड पर ऑपरेशन करने हो, सी पर, एयर में, स्पेस, साइबर या कॉग्निटिव डोमेन्स के अंदर, मतलब एआई वगैरह को लेकर। तो हमें मतलब इन फोर्सेस को पूरी तरह से ट्रेन करना है, जिनके बारे में भी बताया गया था। हमें याद रखना है जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, जो सीडीएस होते हैं उनके बारे में आपको ये पता होना ज़रूरी है। इंडिया में जो हाईएस्ट रैंक है अगर मिलिट्री किसी ऑफिसर को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको याद रखना है चीफ ऑफ डिफेंस जो है हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर है। और जब भी कभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें डिफेंस, जैसे आप यहाँ पे देखिए, सर्विंग एज अ प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल द ट्राई सर्विसेज मैटर, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्हें सलाह कौन देगा, जो डिफेंस मिनिस्टर है। तो डिफेंस मिनिस्टर को मेन जो सलाह देगा, वो सलाहकार कौन है उनका, जो मिलिट्री को लेकर सलाह देगा, तो वो आपने याद रखना है, वो है सीडीएस। तो यहाँ पर, और ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के हेड भी होते हैं, ये आप क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं गाइज यहाँ पे। इनके तहत ये तीनों ही, मतलब चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, इन तीनों के ऊपर मतलब एक पोस्ट यहाँ पर एक कॉमन पोस्ट है, विच इज नोन एज सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, ताकि इनके बीच में एक सामंजस्य या इंटीग्रेशन बढ़ाई जा सके। सीडीएस इज अ परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ये क्वेश्चन आता है गाइस, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होती है, उसका परमानेंट यहाँ पे चेयरपर्सन होता है सीडीएस। और जो रक्षा सौदे करने वाली जो हमारी एक काउंसिल है, दैट इज नोन एज, यानी कि हम कितने लड़ाकू जहाज खरीदना चाहते हैं, कोई और हमें मिसाइल खरीदनी है भारत को, तो उसके लिए डीएसी से अप्रूवल लेनी पड़ती है, विच इज नोन एज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। उसके भी ये मेंबर होते हैं, जिनका हम बोलते हैं सीडीएस। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर, दैट इज रिलेटेड टू दी प्रोजेक्ट आरोहण। प्रोजेक्ट आरोहण के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली एक लॉन्च किया है प्रोजेक्ट आरोहण, ताकि जो टोल प्लाजा पर काम कर रहे लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों के लिए यहाँ इसको स्टार्ट किया गया है। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए प्रोजेक्ट आरोहण के बारे में। सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉयज़। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, एक वेरिटास इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रस्ट इनके साथ मिलकर, और इसे जो स्मैक ट्रस्ट भारत केयर्स, ये जो हमारे टोल प्लाजा पे लोग काम करते हैं ना, अगर वो गरीब घर से हैं या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं या बैकवर्ड क्लासेस से हैं, शेड्यूल क्लास हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो उनके बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट आरोहण स्टार्ट किया गया है। एनएचएआई ने लॉन्च किया है इसे। इसके तहत अभी शुरुआती दौर में 500 स्टूडेंट्स को, जो कि 11th टू ग्रेजुएशन तक का जो उनका हर साल उनको हम 12,000 रुपये की एक धनराशि यहाँ पर दी जाएगी। और जो 50 जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे 50,000 रुपये हर बच्चे को दिए जाएंगे। बस सिंपल आपको इतना पता होता है, एनफ है, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा आपको पता हो कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडीज उनको कहा जाता है जो किसी कानून को पास करने के बाद बनाई जाने वाली कोई निकाय या बॉडीज होती हैं। जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जब भारत में कानून बनाया गया था कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने वाली कोई एक एजेंसी होनी चाहिए, एक अथॉरिटी होनी चाहिए, प्राधिकरण हो कोई, तो इस प्रकार जो है उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था 1988 में। और आज अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा में आपको याद रखना है, भारत के अंदर जो टोटल रोड्स को अगर काउंट करेंगे तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो नेशनल हाईवेज हैं हमारे, वो सिर्फ 2% हैं। बाकी हाईवेज कौन से होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास जिन्हें राज्य सरकार डेवलप करती है, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं, रूरल रोड्स होती हैं। पर सबसे जो अगर आप देखेंगे जो मेन रोड्स हैं हमारी, वो है सिर्फ भारत का वो 2%। अगर टोटल रोड्स की लेंथ काउंट की जाए उसमें से सिर्फ 2% ही नेशनल हाईवेज हैं हमारे पास। और ये इन हाईवेज के ऊपर 40% पूरे इंडिया का जो ट्रैफिक है उसका 40% यहाँ पर मतलब मूव करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024। इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है। जब भी कोई इंडेक्स आए तो हमने उसमें क्या देखना है, किसने लॉन्च किया है और वहाँ पे टॉपर कौन रहा है, और साथ ही साथ उसके अंदर कितने तरह के इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स ने इसको लॉन्च किया है, महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया है। और यहाँ पर हमारा जो टारगेट है कि हम लोग जो कार्बन नेट न्यूट्रल जो हो जाएंगे, यानी कि कार्बन को हम रिलीज तो करेंगे लेकिन उसको हम कैच भी कर लेंगे, ताकि हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर पाएँ। वो हमारा टारगेट है 2070 तक का।
एंड 45% ऑफ द रिडक्शन इन द एमिशन इंटेंसिटी बाय 2030। यानी कि हमारे यहाँ से जो प्रदूषण के तौर पर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं या बाकी जो कार्बन एमिशन है उसकी इंटेंसिटी को हम 45% तक रिड्यूस कर देंगे बाय द 2030। तो ये टारगेट को अचीव करने के लिए ही हम भारत में इस समय पर जो स्टेट्स को ये प्रमोट कर रहे हैं कि वो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स के तहत हम देखते हैं कौन सा स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स वो अचीव की जा सके। तो इसे डेवलप किसने किया इस इंडेक्स को? यहाँ पे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई ने, आपको ये पढ़ना चाहिए, यहाँ बीईई के बारे में ज़रूर जानें। और साथ में अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEEE ने इनको लॉन्च किया है, इस इंडेक्स को बनाया है। इसके तहत हम 7 सेक्टर्स को चेक करते हैं और यहाँ पे 66 इंडिकेटर्स को चेक किया जाता है। ये सब चेक करने के बाद हमने जो देखा है दैट मीन्स महाराष्ट्र ने टॉप किया है उन स्टेट्स के अंदर जहां पर 15 मिलियन टन ऑयल के बराबर की एनर्जी कंजम्पशन होती है। ऐसे बड़े बड़े जो हमारे पास स्टेट्स हैं उनमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है। जो एक कैटेगरी इस वाली है, ये कैटेगरीज नहीं याद रखनी है। आंध्र प्रदेश ने वहाँ टॉप किया इस कैटेगरी में, आसाम ने 1 to 5 मिलियन टन वाले कैटेगरी में टॉप किया है, इसी तरह त्रिपुरा ने ग्रुप 4 के अंदर। बाकी आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत ऐसा सच नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सरसाइज अचूक प्रहार 2025। ये आपको याद रखनी है अगेन, जो इंडियन आर्मी की स्पीयर कॉर्प्स और ITBP के बीच में ये अरुणाचल प्रदेश में, सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश में अचूक प्रहार नाम से एक्सरसाइज जो है अभी कंडक्ट की गई है। तो यहाँ पर अगेन इसके अंदर वही जो ग्रेनेड्स वगैरह या डिनोटिंग द फोर्सेस एबिलिटी टू ऑपरेट द कोहेसिवली इन दी हाई एल्टीट्यूड टेरेन्स, जितने रग्ड एरियाज हैं या फार फ्लंग एरियाज हैं सेंट्रल अरुणाचल जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, उन जगहों पर जो टेरेन्स हैं वो डिफ़िकल्ट होती हैं, वहाँ पर वॉरफेयर करना आसान नहीं होता, इसीलिए इन जगहों पर इस प्रकार की एक्सरसाइज रेगुलरली की जाती हैं। तो आपको ये याद रखना है। ITBP जो है वो बनाई गई थी 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था उस समय पर बनाई गई थी ये। और इनका जो एक मोटो है दैट इज शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। तो आपको बस ये याद रखना है इसमें। तो मेनली तो आपको बस ये क्वेश्चन आएगा कि वो किस के बीच में थी, अचूक प्रहार 2025, और इसकी लोकेशन कहाँ थी। वेन्यू इसका था सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश, और ये थी हमारे पास आर्मी की स्पीयर कॉर्प्स और यहाँ पे साथ ही साथ ITBP के बीच में। सो गाइस, इस सेशन के लिए ये जो करंट अफेयर्स हैं वो एनफ है यहाँ पर। और अगेन जब भी आप कभी कोई करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसके आप नोट्स ज़रूर तैयार कीजिए। वो रफ नोट्स हों तो चलेगा, लेकिन उन नोट्स को आप बार बार रिवाइज़ करते रहें और अच्छे से याद करें। और फ्लो चार्ट या कोई इंडेक्स या कोई चार्ट, कोई टेबल, उस फॉर्मेट में भी आप उन चीज़ों को याद रख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए, और आपको जो कंटेंट है, वीडियोस हैं करंट अफेयर से रिलेटेड या बाकी जो हमारे पास मेन इश्यूज़ हैं उनसे जुड़ी हुई वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, इसीलिए जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम कंटेंट यहाँ से कोई अपलोड करते हैं वो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस।